स्टूडेंट्स हम लोग लेकर आए हैं फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक होगा मैथमेटिक्स सेट 5 का हम सॉल्व करेंगे डिटेल सॉल्यूशन। और अभी हम करने वाले हैं सिर्फ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। आज का हमारा ये सेट 5 कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आएंगे सेक्शन सेट ए का हमने सी पार्ट कर चुके हैं। फिर हमारे पास हो जाएगा बस सेट 2, 3, 4 एंड 5 का सेक्शन सी पार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन सेट 5 का सेक्शन ए एंड बी। तो हमें सबसे पहले बात करते हैं कॉमन इंस्ट्रक्शंस की। हमारा जो हम सेट कर रहे हैं जो हमारा सेट नंबर 5 है मॉडल पेपर सॉल्यूशन का, क्लास 12th, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा मैथमेटिक्स है। बाकी हमारे वीडियो फिजिक्स को भी देखते रहो और कंप्यूटर का भी देखते रहो, सभी का वीडियो हमें मिल जाएगा। और इवन आपको जो फिजिक्स का लेक्चर है वो भी आपका यहाँ पर लाइव चलता है ना, पूरा डिटेल सॉल्यूशन चलता है, यानी पूरा डिटेल क्लास चलती है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कॉमन स्टेशन की, बात करते हैं कि हमें जो पढ़ना है ना, वो हमें करना क्या है। आज में कर रहे हैं सेक्शन ए पार्ट एंड सेक्शन बी पार्ट। ठीक है, सेक्शन ए पार्ट की बात करें तो इसमें से टोटल 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। ठीक है, बात करते हैं अगर आप सेक्शन बी की बात करते हैं तो इसमें भी 7 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन से आपको मिलेगा 3 मार्क्स। ठीक है, बात सेक्शन सी की हम बाद में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सीधा पहले हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन फर्क क्या रहा है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू, यानी इस एक पॉलिनोमियल फंक्शन से हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, यानी हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है 4x³ माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन कितना है, x³ का होता है तो 4 कांस्टेंट हो गया। x³ का होता है हमारा इंटीग्रेशन, इसको आप क्या तो लिख सकते हो x³ dx माइनस बी कांस्टेंट है, बच जाएगा dx। सॉल्व करते ही हो जाएगा 4x³ का हो जाता है हमारा x⁴/4 माइनस बी इंटू डी एक्स का हो जाएगा bx प्लस सम कांस्टेंट c। 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, वैल्यू आ जाएगी x⁴ माइनस bx प्लस c। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन का, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है, यानी अवकलन समीकरण का कोटि और घात ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया आपको कि d⁴n y अपॉन dx⁴n, जो n की मैक्सिमम वैल्यू होती है वही हमारा ऑर्डर होती है ना। ये क्या होता है हमारा, यही हमारा होता है ऑर्डर। तो देखो यहाँ ऑर्डर क्या है, सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है 2 ना, ये d2y और dx² है, यानी n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम बात करेंगे कि इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2। बात करते हैं इसकी डिग्री कितनी है। तो इसके बाद क्या करना है कि आप देखो कि ये जो हमने जिसका मैक्सिमम डिफरेंशियल हमने फाइंड आउट किया है, यानी d⁴n y dx⁴n, इसका जो पावर होती है ना, इसकी जो पावर होगी मान लो m, इसे क्या कहेंगे, इसे ही हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ डिग्री कुछ नहीं, यहाँ पर पावर 1 है, तो डिग्री हो जाएगी हमारी 1। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, है ना, विच मैग्नीट्यूड 2 एंड √3 रिस्पेक्टिवली। यानी हमें दो वेक्टर ए और बी के बीच का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसकी हमें मैग्नीट्यूड दिया है, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड √3 है, और आपका ए डॉट बी का जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, वो √3 है। तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, आपको वैल्यू पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, या फिर आप कॉस थीटा कैसे निकाल दो, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ से बस वैल्यू को पुट करते हैं, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी गिवन थी हमें √3, ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 2, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है √3। √3 से √3 कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा आपका cos थीटा की वैल्यू 1/2। अब बताओ 1/2 किसका होता है, यानी ये होता है हमारा cos 60 डिग्री का, ये होता है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। दिस इंप्लाइज यहाँ पर एंगल कितना आ गया, एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री। बात करते हैं क्वेश्चन पर हम 4 की आते हैं, बात करते हैं। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। सिंपल सा काम है, तीन वेक्टर का सम निकालना है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो कुछ नहीं करना, सिंपल ऐड करना है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। डिटेल सॉल्यूशन आपको लिखना है, तो आपको एग्जाम में पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना, ऐसे इस टाइप से डायरेक्टली सॉल्व मत कर लेना ना, आपको ये स्टेप थोड़ा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कुछ तो दिखना पड़ेगा वहाँ पर। तो ये वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर बी की वैल्यू -2y प्लस 4j प्लस 5k प्लस वेक्टर सी की वैल्यू कितनी है, वेक्टर सी की वैल्यू है वो हो गई आपकी i -6j -7k। क्या करना है, तीनों को ऐड करो ना, तो आई का टर्म आप ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 0i, है ना, क्या मिल जाएगा ये 0i।
क्यों? क्योंकि सारा आई का टर्म देखोगे यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहा है, इसको लिख सकते हैं 0 इंटू आई। आप जे की वैल्यू को कैलकुलेट करो तो -2j प्लस 4j माइनस 6j, वैल्यू आ जाएगी -4j। के की वैल्यू फाइंड करो तो k प्लस 5k हो गया 6k, 6k में से -7k करोगे तो बन जाएगा -k, यानी इसका जो सम आएगा इसकी वैल्यू कब होगे -4j -k। ये हो गया इसका वेक्टर ए बी और सी का सम। क्वेश्चन 5 हम पे कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर 2i + 2j - k। हमें इसे क्या करना है, इसका हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, तो इसका डायरेक्शन जो कोसाइन की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू होती है 2, यानी क्वेश्चन देख लो 2 कितना है, 2 2 और -1, तो 2 डिवाइड बाई वैल्यू जाती है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर क्या करेंगे, सिमिलर हो जाएगा डिवाइड बाई, सिमिलर हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन निकालना हमें 3 डायरेक्शन का, तो ये भी हो जाएगा डेविएटर क्या होगा हमारा सेम होगा ना, स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, लास्ट टर्म को भी रिपीट कर लेते हैं, तो लास्ट टर्म भी हमारा हो जाएगा 1 डिवाइड बाई √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 2 2 4 और ये हो जाएगा नीचे 9, ये बन जाएगा √9, यही बन जाएगा हमारा 2/√9 और ये टर्म बन जाएगा हमारा -1/√9। वैल्यू करके सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू जाएगी 2/3 है, ये भी वैल्यू 2/3 है और ये भी वैल्यू -1/√3 है, -1/3 है। तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ऑफ द वेक्टर 2i + 2j - k की वैल्यू। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है ए लाइन OP थ्रू ओरिजिन इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री एंड 45 डिग्री टू OX एंड OY रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल एट विच इट इंक्लाइन टू OZ। तो लेट सपोज कि हमें पता है डायरेक्शन जो कोसाइन होती है इसकी वैल्यू हम मान लो L, M और N एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, L की वैल्यू कितनी हो, L को हम लिखते हैं जो x के साथ जो एंगल बनाता है उसका कॉस स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर को अल्फा मान लो। ठीक है, M को लिख लेते हैं हम कॉस स्क्वायर बीटा, यानी जो y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसका एंगल को हमने लिया बीटा, और N हो गया हमारा वो एंगल जो z एक्सिस के साथ बना रहा है, इसे हमने मान लिया गामा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं वैल्यू क्या क्या गिवन है। देखो यहाँ पर जो अल्फा गिवन है वो हमें 60 डिग्री गिवन है और बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 45 डिग्री। हमें पता है ना, वी नो, हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम क्या होता है। हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है। एल की वैल्यू कितनी है कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, प्लस एम हो जाएगा हमारा, एम स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा ना, इसकी वैल्यू थोड़ा सा क्रिएट कर लेना, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर इसको वैल्यू थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा एम स्क्वायर करना, यानी हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक, प्लस एन की वैल्यू कितनी है नहीं पता, उसको मान लेते हैं कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 1 होती है। कॉस 60 की वैल्यू तो ये 1/2 और स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 1/4 ना, स्क्वायर करना है। कॉस बीटा कितना है, एंगल बीटा हमारा कितना है यहाँ पर, इस बीटा की वैल्यू गिवन है आपकी 45, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा ये 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 1। यहाँ सॉल्व करें तो हमारा cos स्क्वायर गामा की वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/4 -1/2। सॉल्व करोगे और तो ये वहाँ पर आपकी जो पूरी वैल्यू है तो सॉल्व कर लो, तो इसको आप चाहे तो ऐसे में लो 4, ठीक है, हो जाएगा 4 - 1 - 2। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2/4, है ना, वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू आ गई है 1/2, तो कॉस गामा की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज की गामा की वैल्यू कितनी हो सकती है, गामा की वैल्यू हो जाएगी वो cos 45 की वैल्यू होती है √2 और 45, यानी गामा हमारा कितना होगा, गामा हमारा 45 डिग्री होगा। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ पर कैसे करना था क्वेश्चन को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की, कह रहा है कंप्यूट a बाई बी, यानी हमें एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है पी ए बाई बी की। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है, पी ए बाई बी के लिए होती है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई नीचे क्या है बी, तो इसको लिखते हैं पी बी। ठीक है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हर सेट में है, इस पे क्वेश्चन तो कन्फर्म आना है एग्जाम में। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते ही हो जाएगा
32, ये हो जाएगा 0.5। वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो कितनी हो जाएगी 0.64 ना। इसको आप थोड़ा कैंसिल आउट कर लेना डिवाइड करके, तो वैल्यू आ जाएगी 0.64 हो जाएगी इसकी वैल्यू। चलो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अब सेक्शन बी में आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखते हैं। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, हमें दिख रहा है 10 टू दी 10 इनवर्स। अगर हम 10 इनवर्स को ना लेट 10 इनवर्स एक्स को अगर हम टी एज्यूम कर लें, ठीक है, तो इसको आप करोगे अगर डिफरेंशिएट, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी। यानी इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, ई टू द पावर टी और डी एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऊपर दिख रहा है टर्म यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी डी टी। इंटीग्रेट करते हैं कितना आ जाएगा, ई टू द पावर टी प्लस सी, हम कॉन्स्टेंट टी को हमने क्या एज्यूम किया था, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा इस इंटीग्रेशन की पूरी वैल्यू। ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x, है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो वहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं इसको लिख लेते हैं कि क्या इस 10 क्यूब कर सकते हैं, 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x ना, क्यूब था तो हमने ब्रेक कर लिया इसे, इसको सकते हैं सेक 2x इंटू डी एक्स, है ना। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने चीजों को ब्रेक कर दिया, यानी 10 क्यूब एक्स को हम चाहे तो 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x लिख लिया हमने। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसका अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप होगा कि 10 स्क्वायर 2x की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू हो जाएगा हमारा, टर्म को ऐसा लिख लेते हैं tan 2x इंटू सेक 2x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं, टर्म को पूरा एक्सपैंड कर लेते हैं ना, माइनस ये जो ब्रैकेट का टर्म को हम एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करने पर क्या टर्म हमारे पास बन जाएगा, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x माइनस, है ना, इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन आपके पास बच जाएगा, इसके बाद जो टर्म बचेगा वो होगा tan 2x इंटू सेक 2x इंटू डी एक्स। अब देखो बड़ा अच्छे से यहाँ क्या करना, लेट हम एज्यूम कर लेते हैं कि सेक 2x की वैल्यू t है, ठीक है, इसको आप करोगे डिफरेंशिएट तो 2, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक 2x इंटू टेन 2x, ठीक है, 2 का टर्म हमारा बाहर आ गया ना, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में था तो 2 टर्म हमारा मल्टीप्लाई हो गया, इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी dt। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो पूरा का पूरा हमारे पास जो टर्म बचा है सेक 2x इंटू डी एक्स, ऐसा टर्म को कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, एक टर्म यहाँ भी दिखाई दे रहा है, एक टर्म पूरा का पूरा टर्म यहाँ ये दिखाई दे रहा है। तो हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या सकते हैं, इसको सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, देखो सेक स्क्वायर 2x हमने क्या माना था टी हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर, ठीक है, और tan 2x इंटू सेक 2x इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी सेक 2x tan 2x dx, और ये जो 2 है ना, 2 जाके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो इसको हम लिखते हैं dt/2 लिख लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर टर्म बच जाएगा हमारे पास dt/2, ठीक है। दिस इम्प्लाइज सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा 1/2 कॉमन, 1/2 तो कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, ठीक है, और tan स्क्वायर dt की वैल्यू हो जाती है tan³/3, ठीक, माइनस 1/2 और dt की हो जाती है t एंड सम कांस्टेंट c। अब क्या करना है, इसके बाद फाइनल आप t की वैल्यू पुट कर लो, तो नीचे हो जाएगा ये 1/6 है, 2 इंटू 3 6, और t³ हमने मारा था, t मारा था हमने सेक 2x, t हो जाएगा सेक 2x का होल क्यूब माइनस 1/2 इंटू टी, पर टी कितना है सेक 2x प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमने क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम है, मैंने कहा था कि इस टाइप के फंक्शन को कभी देखा जाए तो सॉल्व करने से अच्छा है एक और मेथड याद रखो ना। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि अगर लिमिट 0 से a है और फंक्शन f(x) को अगर आपने इंटीग्रेट किया है तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाती है, f इंटू अपर लिमिट a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और लिमिट हमारा सेम रहता है, चेंज नहीं करता है। यानी इस प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है तो ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा सिंस, है ना, ये होता है। इसको हमने मान लो आई मान लिया, ठीक है, ये आई है, तो अब ये जो इक्वल टू में लिखा है जो राइट हैंड साइड में,
उसकी वैल्यू भी आई के इक्वल होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2, और जहां पर x लिखा है, x की जगह हम क्या लिख लेंगे, a माइनस एक्स। ए यहाँ पर कितना है, π/2। तो इसको हम लिख सकते हैं अब साइन, ये हो जाएगा हमारा π/2 माइनस एक्स, माइनस हमारे पास टर्म था कॉस का, तो कॉस x की वैल्यू लिख लेंगे हम π/2 माइनस एक्स, डिवाइड बाई, इसको लिख लेंगे 1 प्लस साइन x की वैल्यू, x की जगह हम लिख लिया हमने फिर से π/2 माइनस एक्स, ठीक है। और कॉस हो जाएगा x की जगह क्या लिख लेंगे हम, π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखो ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ये वैल्यू है 0 से π/2, ठीक। साइन 90 में थीटा होता है कॉस थीटा, तो ऊपर का टर्म बन गया हमारा कॉस एक्स, माइनस कॉस 9 π/2 माइनस एक्स हो जाएगा हमारा साइन एक्स, ठीक। डिवाइड बाई, नीचे का टर्म देखते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस, नीचे में टर्म हो जाएगा साइन 90 में थीटा होता है हमारा कॉस थीटा, और कॉस 90 में थीटा सिमिलर हो जाएगा हमारा साइन थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर एक्स है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लो, पहले वाले को हम इक्वेशन नंबर अगर हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, फ्रॉम यानी एडिंग, है ना, क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, यानी एडिंग 1 एंड 2। अब 1 और 2 को ऐड करोगे तो थोड़ा ध्यान दो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर देखो दोनों सेम है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये भी है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे करोगे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो, कि हमारी चीजें अब सिंपल ऐड हो जाएगी, यानी दोनों का लेफ्ट हैंड टर्म हो जाएगा 2y, आई आई मल्टीप्लाई के 2y हो गया। अब ऊपर का जो टर्म है पूरा का पूरा टर्म, उसे थोड़ा ध्यान देखना, cos x माइनस साइन एक्स है, और यहाँ क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम होगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ना, डिनोमिनेटर तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम है। ऊपर का टर्म देखते हैं, ऊपर का टर्म पहले यहाँ पर था इक्वेशन 1 से, हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सिंस हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया है तो इक्वेशन 2 का देखते हैं, न्यूमिनेटर क्या था, न्यूमिनेटर था ऊपर हमारा cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो तो करने को जरूरत बात नहीं है, साइन एक्स कॉस एक्स से कॉस एक्स गया, यानी 2y की वैल्यू कितनी आ गई, 0, है ना। देखो जीरो का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पर 0 इंटू डी एक्स हो गया, है ना। याद रखना, अब आई की वैल्यू क्या है ना, आई की वैल्यू 0 नहीं होगी, आई की वैल्यू, क्योंकि कुछ इंटीग्रेशन करना था हमें, तो इसकी वैल्यू सम कांस्टेंट आएगी, यानी इंटीग्रेशन क्या आएगा, सम कांस्टेंट, यानी आई की वैल्यू कुछ कांस्टेंट रही होगी, है ना। इसको पूरा इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, कुछ कांस्टेंट आएगी, बाकी सारा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कांस्टेंट। तो इस टर्म को याद रखना, वैल्यू कांस्टेंट आएगी ना, ये वैल्यू ध्यान रखना था हमें। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 करा हमें इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो हमारा यहाँ पर टर्म है वो कैसा है, हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है, हाँ, यानी हमें लिमिट दी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो लेट क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट कि जो हमारा डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू को हम टी एज्यूम कर लें। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, दिस इंप्लाइज 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी, या फिर आप लिख सकते हो कि x इंटू डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी बाई 2। यानी हमारा जो इंटीग्रेशन का टर्म था उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हमने मान लिया टी, ठीक। ऊपर हमारा एक्स डी एक्स कितनी आ गई है, डी टी बाई 2, है ना, ऊपर वैल्यू हो गई है डी टी बाई 2। अच्छा लिमिट को चेंज करो, देखो जब x की वैल्यू लोअर लिमिट कितनी थी 2, तो t की वैल्यू दिस इंप्लाइज, इसमें t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू हो गई आपकी 5, ठीक है। जब x की वैल्यू अपर लिमिट देखो कितनी है 3, 3 रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी होगी, तो t की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, t हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 10। तो लिमिट भी हमें चेंज करना, लिमिट को ध्यान से देखना, लिमिट भी चेंज करना है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा 1/2, डी टी बाई टी की वैल्यू हो जाती है, वो हो जाता है हमारा लॉग टी, ये बच जाएगा हमारा लॉग टी। लिमिट लगा लो 5 से 10। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी और सॉल्व करते हैं, यानी इसको लिख पाएंगे हम, अपर लिमिट लिखते हैं log 10 माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा 5। इसके बाद एक टर्म और सॉल्व करना है, इसको और लिख सकते हो, log a माइनस log b की वैल्यू होती है log a बाई बी, है ना, इसको लिख सकते हैं। 5 से 2 टाइम में कैंसिल, वैल्यू आपका आएगा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी 1/2 इंटू लॉग 2 ना, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर ना क्वेश्चन नंबर 11 का। आते क्वेश्चन नंबर 12 की, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल द पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हिच वर्टिसेस आर, है ना, हमें एक ट्राइंगल के वर्टिसेस का जो
पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है हमें और कह रहा है कि उस ट्रायंगल का एरिया बताओ। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये ए है ना, इसे एज्यूम कर लो ये ए है, वेक्टर ए है, ठीक है। इसे एज्यूम कर लो ये वेक्टर बी है और लास्ट वाले टर्म को एज्यूम कर लो ये वेक्टर सी है। एक ट्रायंगल के 3 पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं, मान लो हमें हो गया ए बी सी, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ा है कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ना, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू मॉड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू वेक्टर ए सी। देखो याद रखना, चाहे ए बी इंटू ए सी कर लो, चाहे ए बी इंटू, चाहे आप चाहते इसको ए बी इंटू बी सी भी कर सकते थे, है ना, कोई जरूर नहीं है ए बी इंटू ए सी करो, ए बी इंटू बी सी भी कर सकते हैं, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, सब कुछ सेम रहेगा। चलो अब हम पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर अगर आपको ए बी फाइंड आउट करना है पहले, तो वेक्टर ए बी को लिखने का तरीका होता है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर बी हमने क्या माना है, वेक्टर ए माना है, दोनों को क्या करना है आपको सिंपल सा सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2i माइनस आई हो जाएगा हमारा आई, ठीक है। 2j माइनस जी हो जाएगा हमारा जे, और -3k -2k हो जाएगा हमारा -5k। ये हो गया वेक्टर ए बी। अब हम निकालते हैं वेक्टर ए सी, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेक्टर ए सी निकालना होगा तो लिखेंगे वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो यहाँ से 3i माइनस आई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2i, ठीक है। हम सी से एक सब्ट्रैक्ट कर, ध्यान देना, माइनस जे बन जाएगा -2j, और माइनस के -2k हो जाएगा -3k। ये वेक्टर ए बी आ गया, वेक्टर ए सी भी आ गया। हमें क्या करना है, पहले ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेते हैं, है ना। हमें क्या निकालते हैं पहले ए बी क्रॉस, यानी इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होगा, वेक्टर आई वेक्टर जे इंटू वेक्टर के लिख लेते हैं, है ना। अब आई का कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, वेक्टर ए बी का हम कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 1 1 -5, ये हो जाएगा 2 -2 -3। वैल्यू को सॉल्व करते हैं, हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा -3 -10, ठीक है। -3 इंटू -10 इंटू वाई माइनस वेक्टर जे निकालना है तो 1 इंटू -3, ये हो जाएगा -3, और माइनस इंटू -2 इंटू -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका टर्म प्लस, और बन जाएगा 10, है ना। कैलकुलेशन आप करना खुद से, और अपना भी चेक करना कि आपका कैलकुलेशन सही आ रहा है कि नहीं। जब के वेक्टर निकालना होगा तो 1 इंटू -2 हो जाता है -2, -2 इंटू 1 हो जाएगा हमारा 2, ये बन जाएगा हमारा के, ठीक है। फाइनल वैल्यू को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा -39, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -7j, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका -4k। अब क्या करना है, ये तो हमारा वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी आ गया। अब इसका निकाले तो थोड़ा सा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये हो जाएगा -13 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हो जाएगी √169 प्लस 49 प्लस 16, ठीक है। रख के सॉल्व करते हैं, पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेक 218, पूरी वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। वैल्यू हो जाएगी आपकी 234, ठीक है। कितनी वैल्यू जाएगी, √234। अब चाहे तो इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लिखना देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ना, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लिख लेंगे 1/2 इंटू ए बी क्रॉस ऐसी था, इक्वेशन 1 देख लो। इसके लिए कितनी आ गई, √234 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो यूनिट क्या होता है, यूनिट स्क्वायर होता है ना, यूनिट होता है स्क्वायर। ये हो जाएगा आपकी फाइनल वैल्यू। वैल्यू को जाकर एक बार फिर से चेक करना, फिर से अपना कैलकुलेशन चेक कर लेना, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया। तो अपना भी एक बार कैलकुलेशन चेक करें, ठीक है। और आपका जो भी कैलकुलेशन में आंसर आएगा वो आप इस क्वेश्चन नंबर लिख कर इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें ना, अपना सॉल्व करके लिखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमसे, हम क्वेश्चन 13 क्या कहेंगे, इफ द लाइंस, है ना, ये दो अगर लाइन अगर परपेंडिकुलर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा।
ठीक है। तो क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को, है ना, पहले हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। हाँ, क्या कहता है कि अगर इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, का फाइंड आउट करना है दोनों का वैल्यू ऑफ लैम्डा कितनी होगी। तो थोड़ा यहाँ से कंपेयर करते हैं, ये जो वैल्यू है ना, ये L1 की वैल्यू कितनी है -3, M1 की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा, ठीक है, और ये 2 यानी N1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम, ये वैल्यू हो गई हमारी 3 लैम्डा, यानी L2 की वैल्यू हो गई 3 लैम्डा, M2 की वैल्यू हो जाएगी सिमिलर हो जाएगी 1, और N2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -5। इफ लाइन आर परपेंडिकुलर, याद रखना, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन आपस में लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो क्या होता है L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस M1 इंटू की वैल्यू कितनी आती है 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सारे वैल्यू करके सॉल्व कर लेते हैं। तो -3 इंटू 3 लैम्डा हो जाएगा -9 लैम्डा ना, वैल्यू को क्या तो क्या हो तो पूरा रख के सॉल्व कर सकते हैं ना। स्टेप बाय स्टेप को दिखा लेता हूँ। L1 की वैल्यू है -3, L2 की वैल्यू है 3 लैम्डा, ठीक है, प्लस M2 की वैल्यू है 2 लैम्डा, और M1 के लिए 2 लैम्डा और M2 की वैल्यू 1, प्लस N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू -5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा -9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा -7 लैम्डा इक्वल टू 10, और दिस इम्प्लाइज लैम्डा की वैल्यू होगी वो आपकी -10/7 आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फाइनल लैम्डा की वैल्यू। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। आते क्वेश्चन 14 में हमसे पूछा है कि पी ए की वैल्यू गिवन है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए हमें गिवन है। तो फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या, पी बी बाई ए। तो पहले हम सॉल्व यहाँ से करते हैं। पी बी बाई ए क्या होता है, इसको अगर आप फॉर्मूला में बेक करो, ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो वैल्यू होती है पी ए बाई बी डिवाइड बाई पी ए। वैल्यू को रख लेते हैं यहाँ पर, हमसे पी ए बाई बी की वैल्यू पूछी गई है। तो पी बी बाई ए की वैल्यू है 0.6 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ए। पी की वैल्यू 0.4 है। दिस इम्प्लाइज कि यहाँ से हमारा, है ना, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.6 इंटू 0.4, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा आपका 0.24। पार्ट 1। पार्ट 2 हमसे पूछा गया था, बताओ पी ए यूनियन बी कितना होगा, ठीक है। ये बाई फॉर्मूला का आप रख के सॉल्व करो, तो क्या होता है, ये होता है हमारा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू हो गई आपकी 0.4, पी बी की वैल्यू हो गई 0.8, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आई अभी 0.24। रखते ही हो जाएगी हमारी 1.2 माइनस 0.24। वैल्यू को रख के सॉल्व करना, ये वैल्यू आ जाएगी 0.96, ठीक है। ये हो गया हमारा पी ए यूनियन बी। आते हैं अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट करते हैं, और लास्ट थर्ड पार्ट है हमारा पी ए बाई बी की वैल्यू बताओ, ठीक है। पी ए बाई बी की वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी हमारी फिर से हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी। अब आपको देखो, हमने पी ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट किया था, फर्स्ट पार्ट में वैल्यू आई थी 0.24, और पी बी के लिए कितनी गिवन है, देखो जो गिवन है 0.8, सॉल्व करके वैल्यू आएगी 0.3। तो ये हमारा 3 पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 14 यानी सेट 5 का सेक्शन ए और सेक्शन बी यानी 1 से लेकर क्वेश्चन 14 तक हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अब हमारे पास बच गया है सेक्शन मैथमेटिक्स में हमारे पास जो बच गया सेक्शन सी का पार्ट बचा हुआ है, और फिजिक्स में भी हम सेक्शन सी का पार्ट जल्दी सारा हम अपलोड करेंगे। बाकी अगर वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जो आपको दिख रहा है इसको आपको जरूर प्रेस करना है। बाकी हमारे सोशल मीडिया की वेबसाइट को भी लाइक कर सकते हो, और शेयर करना ना भूलें। शेयर करोगे तभी हम आगे और वीडियो ला पाएंगे, नहीं तो फिर हम वीडियो लाने में भी हमें क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर यूज करना पड़ता है, और आपको डिटेल सॉल्यूशन बताना पड़ता है, ठीक है। बाकी हर चीज़ का पीडीएफ अगर आप चाहो तो आपको टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको एग्जाम रिलेटेड हर कुछ अपडेट्स या कौन वीडियो कब आने वाला है या कब लाइव क्लास होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा।